तो कल हम लोगों ने साइक्लिक ग्रुप के बारे में शुरुआती अपनी समझ बनाई। हम लोगों ने ये बात की थी कल कि अगर कोई ग्रुप किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए तो वो साइक्लिक है। पहली बात तो ये समझी हमने। दूसरी बात ये है कि अगर कोई एलिमेंट किसी अगर कोई ग्रुप किसी एलिमेंट से जनरेट होता है तो उसके इनवर्स से भी जनरेट हो जाएगा। ये भी हमने कल कर लिया था। फिर हमने ये समझा कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है और ग्रुप साइक्लिक भी है साथ में, तो इसके एग्जैक्टली दो ही जनरेटर होंगे। फिर ये वाली सिचुएशन होगी। ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो तो फाइनाइट के लिए हमें एक ऑयलर का एक मेथड है। पहले हम उसने एक नया फंक्शन डिफाइन किया उन्होंने, ऑयलर्स फाइव फंक्शन। तो मैं पहले वो बताता हूँ और हो सकता है आप में से अधिकतर लोगों को मालूम हो, जिनको नहीं मालूम हो वो देख लें। तो ऑयलर्स फाइव फंक्शन क्या है? तो ये नंबर थ्योरी के हिसाब से है तो नेचुरल नंबर पे चलेगा। तो 511 होगा और 5n अगर n 1 से बड़ा हो तो 5n का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर, एक ही बात है, लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। रिलेटिवली प्राइम टू n। n से छोटे जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम है वो जो है उनकी संख्या, कौन कौन है ये नहीं, कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 6 कितना आएगा बच्चों? वन और टू नहीं, थ्री नहीं, फोर नहीं, वन एंड 5 फाइव आर लेट, तो टू आएगा यहाँ पर। आर लेस देन 6 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 6। रिलेटिवली प्राइम टू 6 मतलब उनका जीसीडी 6 के साथ 1 आना चाहिए। वो नंबर्स जो हैं उनकी संख्या लिखनी है यहाँ, नंबर ऑफ। तो बच्चों 5 7 कितना आएगा? 6 6 आ जाएगा। 6 आएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 और इन जनरल अगर मैं करूं इन जनरल तो 5p p-1 आएगा अगर p प्राइम हो। कोई भी प्राइम नंबर लीजिए उसके साथ तो किसी का भी जीसीडी 1 ही आएगा, तो p से छोटे 1 से लेके p-1 तक सब आ जाएंगे। अच्छा 5 8 क्या आएगा बच्चों? सर 4। अच्छा 4 एज 1 3 5 7, ये चार नंबर हैं, आर लेस देन 8 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 8। 5 9 में कितने आएंगे? सर 8। 1 आएगा और 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 6 यस 6 सर नहीं 6 आएंगे, होगा। 3 6 नहीं आएंगे ना, सर 7 टोटल 6 होंगे। 6 आएंगे और 5 10
4 4 4 3 7 9। अच्छा, चलो ठीक हो गया। क्या 5 मोनोटोनिक फंक्शन है? No, sir. नो सर। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब है अगर x1 से बड़ा x2 है तो 5x1 से बड़ा हर हालत में 5x2 होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक, या तो लेस देन या ग्रेटर देन, दोनों ही। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्या 5 ऐसा फंक्शन है? जरा मैंने एग्जांपल जो दिया उसी से समझ में आ जाना चाहिए। Yes, sir. 9 से बड़ा 10 है ना? Yes, Yes, sir. sir. यस तो 5 9 से बड़ा 5 10 है क्या? No, sir. No, sir. हाँ, तो आपको लगेगा ये तो उल्टा हो रहा है, लेकिन उल्टा भी हर जगह नहीं है। 8 से बड़ा 9 है, लेकिन वहां तो 5 8 से बड़ा 5 9 है। तो कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे अब, ना तो इंक्रीजिंग है 5 फंक्शन, ना डिक्रीजिंग है। लेकिन ये 5 की प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। 5 के बारे में डिटेल स्टडी नंबर थ्योरी में। 5 मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, 5 ना इंक्रीजिंग हो रहा है ना डिक्रीजिंग हो रहा है। 5 में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? 5 के अलावा सिग्मा और टाउ फंक्शन भी है। ये 5 फंक्शन, सिग्मा फंक्शन, टाउ फंक्शन, 5 सिग्मा और टाउ, ये ऑयलर के काम है सब। और इस पर हमारा एक आगे आने वाला चैप्टर है बहुत शानदार। हम इन प्रॉपर्टीज पे सीखेंगे। अभी 5 फंक्शन 5 एन सीख गए आप, हमारे लिए इतना काफी है बच्चों। यहां से फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में कितने एलिमेंट से जनरेट हो सकता है, उस पर हम लोग ये रिजल्ट कर सकते हैं। तो थ्योरम है, द नंबर ऑफ generators of finite cyclic group of order n is phi n, where phi n is Euler's phi function। या ऐसे भी कह सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि फाई एन का नाम लेके ही आप कहें। आप इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, सोचिएगा। इफ G is a cyclic group and order of G equal to n, then a to the power m is also a generator, कर देते हैं, is also a generator of G if and only if m lies between 1 and less than n, और दूसरा GCD of mn is 1। एक ही बात हुई या नहीं? देखिए तो स्टेटमेंट्स, क्या दोनों स्टेटमेंट्स एक ही बात कह रहे हैं? अगर कोई नंबर आपके पास 8 जनरेटर मिल जाए ना, बस ये वाला ध्यान दीजिए, 8 जनरेटर, तो फिर आप बाकी जनरेटर आप निकाल लेंगे। कैसे? 8 जनरेटर निकाल लिया, उसका ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर n है। अच्छा, तो n से छोटे जितने नेचुरल नंबर हो सकते हैं वो सब 8 की पावर में डाल दीजिए, वो सब जनरेटर होंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं? Yes, sir. Sir. तो प्रूफ में लिख, जी आपके पास साइक्लिक ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ जी n है। तो आप जी को अगर थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं बच्चों, तो जी को आप कैसे लिखेंगे? ए है तो जाहिर सी बात है ए स्क्वायर भी होगा क्लोजर से, ए क्यूब भी होगा, ए एन माइनस वन भी होगा, और ए, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर एन है तो ये आएगा। एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप के ऑर्डर में अभी बात आएगी, तो हमने ये लिख दिया कि ए टू द पावर एन लास्ट में आइडेंटिटी दे देगा।
ये आपके पास बेसिकली ग्रुप है और ये ए से जनरेट हो रहा है। ठीक हो गया। हम प्रूफ क्या करेंगे कि ये एक तरफ से मान लें और ए टू द पावर एम को जनरेट प्रूफ कर देते हैं। चलिए सपोज इफ पार्ट में ले लेते हैं। तो इफ पार्ट में हम लोग बात करते हैं कि सपोज जो आपके पास एम है वो 1 या उससे बड़ा है, एन से छोटा है, और जीसीडी ऑफ एम एन 1। ठीक हो गया, मतलब रिलेटिवली प्राइम है। तो फिर ऐसा करने के बाद आपको करना क्या है, मतलब आपका दावा क्या है? तो हमारा क्लेम है कि ए टू द पावर एम इज ए जनरेटर ऑफ is a generator of G। हम ये मान लेते हैं। ठीक है। अब नंबर थ्योरी थोड़ा बहुत आपने सबने पढ़ी है। जीसीडी ऑफ एम एन 1 है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स आर एस, इंटीजर बोल दिया तो बिलोंग टू जेड की जरूरत नहीं है, आर एस सच दैट एम आर प्लस एन एस इक्वल टू 1। क्यों भाई, ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक। तो नाउ ए जो है आपके पास एलिमेंट, ए मतलब ए टू द पावर 1 लिख सकते हैं, और ए टू द पावर 1 को लिख सकते हैं एम आर प्लस एन एस, ए टू द पावर एम आर, ए टू द पावर एन एस। तो ए का ऑर्डर हमने एन लिया था, तो ए टू द पावर एन एम आर को ऐसे रखते हैं, ए टू द पावर एन टू द पावर एस, और चूंकि ए टू द पावर एन ई है तो ए टू द पावर एम आर ई टू द पावर एस, मतलब ए टू द पावर एम आर ही आएगा। तो आपके पास जो ए आ रहा है वो ए टू द पावर एम आर आ रहा है। ठीक हो गया। तो फिर कोई भी एलिमेंट ए की पावर एम के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, और आपने शुरू में लिखा है कि ये ए से जनरेट हो रहा है, तो जो एक्स होगा वो ए की कुछ पावर होगा या नहीं? ए टू द पावर एल मान लें यस सर। फॉर सम एल बिलोंग्स टू जेड, तो इट्स इक्वल टू ए की जो ए की पावर एम आर की पावर एल कर सकते हैं यहाँ पर। तो एम, फिर ये हैंग हो गया। आप इसमें ये ए की पावर एम आर की पावर एल, तो इसको ए की पावर एम की पावर एल आर कर सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट ग्रुप का है वो ए की पावर एम की फॉर्मेट में है। कोई भी आपने ग्रुप का एलिमेंट एक्स लिया, ध्यान दीजिए वो ए टू द पावर एम की कुछ पावर में है, जहां एल आर भी इंटीजर ही है। तो इससे क्या समझ में आया? ए टू द पावर एम जनरेटर हो, जनरेटर है, और जहां एम के लिए आपने पहले यही प्रूफ करना था या नहीं? Yes, sir. ओनली इफ पार्ट करते हैं, कन्वर्स पार्ट बहुत छोटा पार्ट है। Let G equal to cyclic group and order of G equal to n. Suppose a to the power m is also a generator, also a generator of G। ठीक हो गया।
तो क्लेम क्या है कि जो m होगा वो n से छोटा होगा और जीसीडी ऑफ mn 1 होगा, यही प्रूफ करना है। ये अब हम प्रूफ करेंगे। ये जो अगर कोई भी जनरेटर आप ले रहे हो तो वो n से छोटा होगा और n के साथ रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, तो अब इसको कैसे करें देखिएगा। आपको a टू द पावर m से भी जनरेट हो रहा है जी आपके पास a टू द पावर m लेट a भी g में ही है, तो a भी इससे जनरेट हो जाना चाहिए। इसकी कुछ पावर ले लें, मान लीजिए आप लैम्डा ले लेते हैं फॉर सम लैम्डा भी इंटीजर है, इंटीजर के साथ। तो आपको यहां से मिलेगा a टू द पावर m लैम्डा इक्वल टू a, मतलब a टू द पावर m लैम्डा माइनस a इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगी या नहीं? ये ठीक है। और अगर a की पावर इतना है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ a मस्ट डिवाइड m लैम्डा माइनस 1 होना चाहिए वन सर। होना M चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए m लैम्डा माइनस। ठीक है, यस सर। एक m लैम्डा माइनस 1, तो ऑर्डर ऑफ a m लैम्डा माइनस 1 को डिवाइड करना चाहिए। ऑर्डर ऑफ a कितना लिया था हमने? एलिमेंट ऑर्डर। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो m लैम्डा माइनस a कितना आना चाहिए? n टाइम्स म्यू आना चाहिए नहीं? यस सर। अरे भाई 2 डिवाइड्स 10 है, तो 10 इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू लिख सकते हैं या नहीं? फॉर सम म्यू, म्यू इंटीजर। Yes, sir. तो बच्चों m लैम्डा प्लस माइनस म्यू टाइम्स n इक्वल टू 1 है। तो क्या आपको नहीं लगता इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जीसीडी ऑफ mn 1 है? यस। हो गया प्रूफ करिए। तो किसी भी ग्रुप का अगर एक जनरेटर मिल जाए साइक्लिक में, तो बाकी जनरेटर एक ही डिफरेंट पावर कर लो। पावर कौन सी? ग्रुप के ऑर्डर के साथ जो रिलेटिवली प्राइम चल रहे हो। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, find all generators of U9 तो U9 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बच्चों? 1, 9 के साथ रिलेटिवली प्राइम, 2, 4, 4, 5, 5, 7, 8. 7, 8। हमने ये पहले भी किया था, किया गया। ठीक है, बल्कि मैंने सबका ऑर्डर भी निकाला था। 2 का ऑर्डर कितना है? 2 का ऑर्डर 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 क्यूब 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 मॉड्यूलो 9 पर याद आ रहा होगा। 16 9 से डिवाइड करें, रिमाइंडर बताइए। 7 दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 आ जाएगा। यहाँ पर 9 से डिवाइड करिए 14 को, रिमाइंडर 5. 5, 2 की पावर 6 कर दीजिए, दोनों साइड 2 से 10 1। 1. तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया? 6। इतना ही ग्रुप का ऑर्डर भी है या नहीं? यस सर। तो इसका मतलब Yes, sir. सो
2 is a generator of U9. Straight generator. Other generators will be ग्रुप का ऑर्डर क्या है बच्चों, यहां पर देखिए तो 6. 6. Yes, sir. 6 से छोटे कौन कौन से नंबर होते हैं रिलेटिवली प्राइम जो 6 के साथ हो? 1 और 5. 1 और 5. तो दिस एंड 2 की पावर 5 मॉड्यूलो 9, दैट इज 2 एंड 2 की पावर 5 अभी किया था, ये देखो 5. 2 एंड 5 दो ही जनरेटर हैं स्टेट, एक 2 है और एक 5 है. अदर जनरेटर नहीं लिखना चाहिए, फिर ऑल जनरेटर्स कर देना चाहिए था मुझे यहाँ पर. ऑल जनरेटर्स विल बी, एक मिल जाए बस हो गया. ध्यान से समझो, एक जनरेटर मिला, फिर क्या किया, ग्रुप का ऑर्डर देखो कितना है 6. उससे कम जो उससे 6 से छोटे नंबर रिलेटिवली प्राइम हो 1 और 5, तो 2 की पावर में कर दो. वो 8 था तो a टू द पावर m किया था, थ्योरम याद करो. तो a टू द पावर m मतलब 2 टू द पावर 1 और 5, तो 2 और 5 ही आए. ये दो आपके इस साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स हैं. सभी लोगों को क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा. फाइंड ऑल जनरेटर्स ऑफ U17. चलिए, तो U17 में क्या क्या आ जाएगा भाई? 1 2 3 अप टू 16. मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 17. तो U17 का ऑर्डर कितना है 16. तो नंबर ऑफ जनरेटर, अगर केवल नंबर ऑफ जनरेटर पूछा जाए तो आप किसी कंपटीशन में इतना ही पूछ दिया जाए, नंबर ऑफ जनरेटर्स, तो आप क्या करेंगे 5 ऑफ 16. 5 16 में क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 3 5. 5 7 9 11 13 15 5 6 7 8 8 जनरेटर आएंगे भाई इसके. Yes, sir. हाँ 8 आएंगे. वो 8 होंगे कौन कौन से, उनकी डिटेल थोड़ा सा इधर बताइए आप. ये तो शॉर्टकट आंसर हो गया कि अच्छा 8 होंगे. मैंने कहा क्लास में 8 बच्चे आए थे, अरे वो तो ठीक है, वो 8 कौन थे भाई, उनकी डिटेल. 2 से करिए. 2 मॉड्यूलो 17 पे कितना आएगा? मॉड्यूलो 17 पे 2 तो 2 ही रहेगा. 2 की पावर 4 भी 16 तक रहेगी ना. 2 की पावर 4 करोगे 16 तक आएगा. Yes, sir. 2 की पावर 5 कर दूं तो 32. 17 से डिवाइड करो कितना आएगा? 15. 2 की पावर 6, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो, 13. 30 13. 2 की पावर 7, 9. 9. 9. 2 की पावर 8, 1. 1. Yes. तो 2 का ऑर्डर कितना हो गया? 8. चाहे जनरेटर हो सकता है? No, sir. No, sir. Yes, sir. 3 होगा. नहीं हो सकता. ग्रुप का ऑर्डर 16 है बच्चों. तो एलिमेंट तो 8 के बाद रिपीट कर देगा, बाकी एलिमेंट कौन देगा फिर? तो 2 जनरेटर नहीं हो सकता, तो लिखना पड़ेगा यहाँ काटने के बजाय. सो सिंस ऑर्डर ऑफ 2 is 8, so 2 can't be a generator of
U17 2 नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रोसेस का हिस्सा है। आपको सपना थोड़ी हो रहा है, आप तो एक तरफ से स्टार्ट करेंगे। चलो 3 से करते हैं। 3 to 1 तो ठीक है, 3 to 2 9 हो जाएगा। 3 to 3 10 मॉड्यूलो 17 27 10। 3 to 4 13 मॉड्यूलो 17 दोनों साइड 30 से 30। 3 to 5 5 5 भी आएगा। 13 पंचे 40 34। हाँ 3 to 6 15 15 ही आएगा। 3 to 7 45। 17 से डिवाइड करो। 11 11 11। 3 to 8 33। कितना 16। yes sir 3 to 9 मॉड्यूलो 17 48 17 34 14 14। बाप रे बहुत लंबा जा रहा है यार, कोई बात नहीं। तो सिखाने की कोशिश है। 3 to 10 मॉड्यूलो 17। मॉड्यूलो ने आसान तो किया ही है 8 काम। 42 आ जाएगा। 34 8। 3 to 11 7 24। 3 to 12 4 3 to 13 12 3 to 14 2 2। 3 to 15 6 3 to 16 1 0। सिंस ऑर्डर ऑफ 3 कितना है? 16. ऑर्डर ऑफ U17 का ऑर्डर भी यही था। सो 3 इज अ जनरेटर ऑफ U17। तो टोटल कितने जनरेटर होने हैं? 8. 8 अदर जनरेटर्स विल बी, या ऑल जन, फिर वही लैंग्वेज हो गई। ऑल जनरेटर्स विल बी 3 to 1। 16 मॉड्यूलों पे रखो। 16 से छोटे ग्रुप का ऑर्डर 16 है। 3 के 3 बाद to 3 के बाद 5 7 9 11 13. 7 9 11 13 15 मॉड्यूलो कितना? 17। दैट इज, ये सब हमने निकाल रखे हैं। 3 कितना है लिखा हुआ है देखो। 10 10। 3 to 5 5 5। 3 to 7 11 9 14 11। 7 3 to 13 12 3 to 15 6 are generators of U17। यार U17 लो दोबारा लिख देते हैं। कैसा लगा बच्चों? समझ में आया नहीं है? बढ़िया। Okay. तो यस आप सर। में से कई लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा, कईयों ने रिपीट हुआ होगा, हो सकता है। अभी एक्सरसाइज करेंगे गैलियन में, तो फिर कुछ हो सकता है और सवाल भी मिल जाए। लेकिन मेरे ख्याल से
ग्रुप एक साइक्लिक है और फाइनाइट ऑर्डर का है, तो उसके जनरेटर्स निकालने का मेथड क्या सबको क्लियर हो गया है? अगर हो चुका है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ और बताता हूँ। नहीं हुआ तो एक आध Yes, सवाल sir. और बताऊं। हो गया ना? Yes, sir. चलो ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और कुछ नई चीज इसी में सीखते हैं। अच्छा, अब क्या सीखे वो बता रहा हूं। आप लोगों ने एक चीज देखी कि जी अगर नॉन एबिलियन भी था तो उसका सब ग्रुप अगर कोई ले रहे हैं आप, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो एबिलियन हो। गारंटी तो नहीं है, लेकिन पॉसिबल था कि नॉन एबिलियन का सब ग्रुप एबिलियन। तो नेचुरली एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये पॉसिबल है कि जी साइक्लिक हो, एच जी का सब ग्रुप हो और एच नॉन साइक्लिक हो? क्या ये संभव है? ये सवाल उठता है। नो या सर, गारंटी है कि साइक्लिक का सब ग्रुप साइक्लिक ही होगा? गारंटी है सर। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि गारंटी है। ये बात सही है कि ये गारंटी है। गारंटी का मतलब है कि ये थ्योरम है, जनरल रिजल्ट है आपके पास कि अगर कोई ग्रुप आपके पास साइक्लिक है तो 100% उसका कोई भी सब ग्रुप भी साइक्लिक ही होगा। तो अब इसे, चूंकि आप गारंटी ले रहे हैं इन जनरल, तो प्लीज मैंने जो सवाल उठाया वो समझिएगा। नॉन एबिलियन की गारंटी नहीं है कि सब ग्रुप भी नॉन एबिलियन होगा। एबिलियन की है। अगर ग्रुप एबिलियन होगा तो क्या सब ग्रुप नॉन एबिलियन हो सकता है? No, sir. अगर ग्रुप एबिलियन है, जी एबिलियन है, तो क्या एच नॉन एबिलियन पॉसिबल है बच्चों? No, sir. No, sir. हाँ, Sir. वो तो एबिलियन ही होगा, बिल्कुल। ऐसे साइक्लिक है तो उसका हर सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा। अब हमें ये प्रूफ करना चाहिए। each subgroup of a cyclic group is also cyclic. तो हमेशा जब आप एक रिजल्ट करते हैं तो आखिर कोई भी थ्योरम क्यों बनी होगी, उसके पीछे जो लॉजिक और इस तरह के जो साइड के छोटे छोटे सवाल हैं वो समझने जरूरी है। What are you written? चलो ठीक है, तो लेट जी बस हो गया, तो ये साइक्लिक ही हो गया फिर। एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये हमने ले लिया पहले। तो क्लेम क्या है? एच इज ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप। एच सब ग्रुप है, ये तो पहले ले रहे हैं, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बस एच साइक्लिक प्रूफ कर दें तो ये हो जाएगा। साइक्लिक का मतलब है एच पूरा का पूरा एच एक किसी सिंगल एलिमेंट से अगर जनरेट हो जाए तो वो साइक्लिक हो जाएगा ना। Yes. Yes, sir. तो मैं ऐसा करता हूं, कोई एक्स मान लेता हूं एच में, तो वो एक्स जी में भी होगा ना। यस सर। Yes, अरे sir. एच सबसेट भी तो हुआ। और जी किससे जनरेट हो रहा है? ए से। तो इसका मतलब जो एक्स होगा वो ए टू द पावर सम एन फॉर सम, ऐसा ले लेते हैं, जो एलिमेंट ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ए की कुछ पावर होंगे और
ध्यान दीजिएगा, एट ही तो एन तो कोई भी हो सकता है, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, मान लो मैं यहां से ले लूँ ऐसे, और इससे आगे की कुछ पावर मान लो एच में आ रही है, ये नहीं आ रही है। एच मतलब छोटा सा पूरा जी का, बाकी इसका मतलब जी में तो है ही, लेकिन एच में नहीं आ रही है, मान लेते हैं। लेट m be the least positive integer such that a to the power m belongs to h। अब इसका मतलब क्या है मैं ये भी समझा दूं। इट मीन्स अगर कोई a to the power lambda belongs to h है और lambda m से कम है, then lambda equal to 0, because a to the power lambda मतलब a to the power 0 मतलब आइडेंटिटी। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर पावर एम ही है, जो ए टू द पावर एम एच में है। एम से कम पावर वाला कोई भी अब पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आएगा। लैम्डा अगर है एम से कम तो वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है बच्चों, वो केवल जीरो होगा, वो तो होता ही है उसमें आइडेंटिटी। क्या मैं समझा पाया क्या कर रहा हूं या कंफ्यूज कर रहा हूं? सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर एम है सच दैट ए टू द पावर एम एच में। अगर कोई एम से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है तो ए की पावर एम एच में नहीं होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आप लोग के रिस्पॉन्स को ना देखते हुए लगता है कि नहीं आई। सर एक बार और समझा दीजिए। अच्छा, जी साइक्लिक ले लिया मैंने, और h ले लिया 1 - 1। तो मैं ये कह रहा हूं h में आई की पावर 2, 2 पावर सबसे कम छोटा पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट इट बिलोंग्स टू h। इससे कम पावर h में नहीं होगी। सही है या नहीं है? यस सर। आई स्क्वायर कितना आता है? -1। -1, वो h में है ना, लेकिन क्या आई की पावर 1 भी h में है? नो सर। नो सर। तो आई की एक खास पावर है, उससे आगे को फिर h में है, मतलब सब है नहीं, फिर भी सब जरूरी नहीं है, फिर भी आई की सारी पावर, लेकिन आई की एक खास पावर है, इससे नीचे की कोई पावर फिर h में नहीं होगी। क्या ये छोटे एग्जाम्पल से बात समझ आई और बड़ा करूं? सर आप समझ आ। चलो ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कह रहा हूं, मान लो m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू द पावर m h में है। मतलब अगर m से कोई छोटी पावर a टू द पावर लैम्डा, लैम्डा m से छोटा है, भी h में है, तो फिर पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता, वो जीरो हो सकता है बस। सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर m ही है, जहां a टू द पावर m h में होगा। क्या मैं अब समझा पाया आपको? यस सर। m is the least positive integer such that a to the power m h में है। बाकी स्टूडेंट की क्या स्थिति है भाई, सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये सबसे छोटा इंटीजर है m कह रहे हैं, और वैसे ऊपर हमने n ले रखा है ये। तो if we divide n by m by division algorithm,
n इक्वल टू m2 प्लस r m से छोटा और ऐसा है। सो a टू द पावर r का मतलब क्या उठा जाए, a टू द पावर n माइनस m2, a टू द पावर n और a टू द पावर m -2 ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। इधर देखिए ऊपर a टू द पावर n को क्या लिख सकता हूँ, जहां ऊपर घेरा बना दिया वैसे x a टू द पावर m -2। अच्छा x किसका एलिमेंट है, सबसे ऊपर देखिए तो जी का। हाँ जी के तो सभी हुए, मतलब h में भी है ना, सबसे ऊपर देखिए। यस सर। और a टू द पावर m ये भी ये h में है, यहाँ देखिएगा मैंने डबल क्लिक किया है, तो ये h में होगा या नहीं? अरे ठीक है नहीं? यस सर। सर तो आप लिख रहे हैं a टू द पावर r बिलोंग्स टू h एंड r इज लेस देन m। ये फिर वही बात आ गई है कि m से छोटा अगर a की पावर r h में है तो क्या चॉइस बची आपके पास लैम्डा के लिए, जो लैम्डा के लिए ट्रीटमेंट है। अगर m से छोटा कोई लैम्डा है जो a टू द पावर लैम्डा h में आ रहा है, तो फिर लैम्डा के पास एक ही चॉइस है कि वो 0 होगा, तो r के पास भी एक ही चॉइस होगी कि वो 0 होगा या नहीं? क्योंकि यस सर। सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर पावर a की पावर m है h में, उससे छोटा a की पावर r कैसे आ सकता है फिर h में? अरे भाई एक ही बात को दो दो बार कह रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर r 0 हो जाए, इसको 2 मान लीजिए, तो फ्रॉम 2 रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो n इक्वल टू m3। तो आपने x टू a टू द पावर n लिखा था थोड़ी देर पहले, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m3, तो a टू द पावर m टू द पावर 2। तो आपने एक एलिमेंट लिया x h में, और अब आप कह रहे हैं कि वो a की पावर m से जनरेट हो जाएगा, दैट इज each element of h is generated by a to the power n। तो h is generated by, तो h क्या हो गया, साइक्लिक। दैट इज इसका मतलब है अभी जैसे वो था आई स्क्वायर वाला, तो इसका मतलब वो आई स्क्वायर से जनरेट होगा। सबसे छोटी पावर पॉजिटिव आई स्क्वायर थी जो एच में है, तो एच किससे जनरेट होगा? सही बात है या नहीं, सोचो तो, आई स्क्वायर की डिफरेंट पावर करिए। यस सर, 1 और या फिर -1 आएगा। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई ग्रुप काफी बड़ा है, ए स्क्वायर ए की पावर n, अभी मान लो ये n ऑर्डर का ग्रुप है, h सब ग्रुप है, और h जो शुरू हो रहा है उसमें सबसे छोटी पावर क्या है, a की पावर, फिर बाकी जो भी हो, तो फिर h इसी से जनरेट होगा, जैसे ये इसी से जनरेट हो रहा था यार। तो h भी साइक्लिक भी हो जाएगा और h किससे जनरेट होगा ये भी पता लग जाएगा। एक बार दोबारा देखो बच्चों, घबराओ मत उसको, ये बात अगर आपको एग्जांपल से समझ में आ गई है तो थ्योरम में भी आ जानी है, कुछ नहीं है उसमें। देखिए प्लीज, ईच सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक, ठीक हो गया। तो G साइक्लिक है और H सब ग्रुप है, H को साइक्लिक ग्रुप करना है, ठीक। H में कोई एलिमेंट ले लीजिए, अगर वो H का एलिमेंट है तो G में भी होगा, और G का हर एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है, तो X भी H से ही जनरेट होगा, मतलब A की कुछ पावर होगा। चलो ठीक हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि H में सबसे छोटी H जो है A की पावर M से स्टार्ट हो रहा है, मान लो यही लिखा हुआ है, देखिए इक्वेशन 1 के नीचे। यस सर।
अरे तो इसी से जनरेट होना है, ये साबित करना है, आप समझ लो। जैसे वहां आई स्क्वायर वाला सोचो, इसका मतलब है अगर m से कम पावर वाला कुछ आ रहा है h में, तो वो फिर पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता, वो जीरो होगा बस। ये जो ब्रैकेट में लिखा है देखिए तो, क्या ये बात समझ में आई? ये वाला। Yes, sir. तो अब आप n को m से डिवाइड कर लो और आप ये प्रूफ कर दो कि r जीरो हो जाएगा। n m को डिवाइड कर दो, m से n डिवाइड हो जाएगा। कैसे करेंगे r को जीरो प्रूफ? ये देखिए, आप ऐसे डिवीजन एल्गोरिथम लगाइए और a टू द पावर r ऐसा लिख लीजिए, तो ये h में ही आएगा। तो आपने प्रूफ कर दिया a टू द पावर r h में है और r m से कम है, तो फिर एक ही चॉइस है, r जीरो ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि r m से कम है और सबसे छोटी पावर m ही है जो a टू द पावर m h में होता है। बच्चों यही लाइन मेन है, अगर ये समझ में आ रही है सब लोगों को, तो थ्योरम आ रही है, नहीं तो नहीं आ रही है, बस मैं ये पूछ रहा हूँ। गर्ल्स की ओर से इस बार रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? यस सर। चाहिए सर, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है समझ। अच्छा, हो गया फिर। उसके बाद क्या रहा फिर? अगर r जीरो है तो m इक्वल टू n क्यू, तो x जो है हर एलिमेंट a की पावर m की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो साइक्लिक का हर सब ग्रुप भी साइक्लिक ही होता है, ठीक है। ये भी हमने चलो देख लिया है। एक और करते हैं बच्चों ऐसा ही। अगली थ्योरम जो है वो काफी यूजफुल रहेगी। इफ G is a finite cyclic group, and m belongs to natural number such that m divides order of G, then there exists a unique subgroup of G of order n. यह प्रूफ की जो डिस्कशन लिख देता हूँ पहले, इस पर डिस्कशन ज्यादा जरूरी है। लेकिन जी ए से जनरेट हो रहा है एंड ऑर्डर ऑफ जी कुछ भी मान लो, तो मान लो 100 मान लिया, ठीक हो गया। सिंस 2 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सबग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 2। अरे भाई इसका यही मतलब हुआ या नहीं हुआ, सोचो। 4 यस डिवाइड, सर। यस सर। अब 4 डिवाइड्स 100, तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। फिर 5 डिवाइड्स order of G, there exists a unit subgroup of order 5. 10 10। divides order of D, तो इसका मतलब 10 ऑर्डर का भी एक ही सब ग्रुप होगा आपके पास। 20। 20 डिवाइड करेगा भाई, अरे यार यहाँ 10 होगा, यहाँ 20 होगा, फिर 25। यस सर।
there exists a unit subgroup of C of order 25, फिर 50 order of C of order 50। मतलब ये है, अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है किसी ऑर्डर का, तो उसका जो ऑर्डर है ना ग्रुप का, उसके जितने डिवाइजर होंगे, हर ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा और यूनिक होगा। आपने कहा सर मेरे तो 2 आ गए इसके सब ग्रुप, तो वो बाद में हम पढ़ेंगे, दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे तो एक ही हो गया। आइसोमॉर्फिक में हम एक ही मानते हैं अलजेब्रा में। किसी ने कहा मेरे तो इस ऑर्डर के 4 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो चारों आइसोमॉर्फिक में प्रूफ हो जाएगा। तो किसी ग्रुप के फाइनाइट साइक्लिक अगर कोई ग्रुप है, तो उस ग्रुप के कितने सब ग्रुप होंगे अगर आपको जानना हो तो आपको क्या निकालना चाहिए? सर डिवाइजर्स। सीधे डिवाइजर्स। उस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो तो नेचुरल नंबर होगा, उसके उस नेचुरल नंबर के डिवाइजर निकाल दो। जितने जितने नेचुरल नंबर डिवाइड करते हैं उतने उतने ऑर्डर का एक एक सब ग्रुप हो जाएगा भाई साहब सब। क्या ये समझ में आया सब बच्चों को? यस सर। तो बच्चों फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप शब्द याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इस बात को यहाँ पर जो एग्जांपल से समझा रहा हूँ, इसलिए डिस्कशन करना ज्यादा जरूरी है बजाय थ्योरम प्रूव करने के। तो मैं अब इसमें नीचे लिख रहा हूँ, दैट इज इफ G equal to cyclic group and order of G equal to n, then there exists a unit subgroup of order D, where D is a divisor, D divides n। ऐसा लिखना ठीक है? यस सर। ठीक। तो बच्चों डिस्कशन का ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में अगर आपके पास कोई ग्रुप फाइनाइट है और साइक्लिक है तो उसका डिवाइजर देखो, बस हो गया। और कितने डिवाइजर होते हैं ये नंबर थ्योरी में आने ही वाला है, जो उसमें डिवाइजर कितने होंगे हम ये भी डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल देंगे। कोई बड़ा ग्रुप भी हो, वैसे अलजेब्रा वाले बड़ा नहीं पूछते, नंबर थ्योरी वाले पूछते हैं। तो कोई भी ग्रुप हो, इसके कितने डिवाइजर होंगे वो आप निकाल सकते हैं आराम से, कितने डिवाइजर होंगे। डिवाइजर निकालना बहुत आसान काम है। मुझसे आप बड़ा भी दे देंगे ना 2020 ऑर्डर का, तो मैं 1-8 मिनट में निकाल लूंगा इसके कितने डिवाइजर होंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूले है डिवाइजर निकालने के लिए। तो ये नंबर थ्योरी बताएगी कि कितने होंगे, अभी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेन काम ये है कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में कोई नंबर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिल जाता है। साहब बड़ी गजब बात है। आप सोच रहे होंगे आप में से कई बच्चे जो पहली बार अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा भी है जो पहली बार अलजेब्रा पढ़ रहे हैं इसमें, या सबने पहले पढ़ा है? यस सर। अरे कोई पहली बार वाले भी हैं? यस सर। सर पहली बार ही माना जाएगा सर, पहले तो उतना अच्छे से पढ़ा नहीं था। अरे कुछ तो पढ़ा ही है तुमने। मैं सेकेंड ईयर वाला भी है कोई पूछ रहा हूँ बस। यस सर। यस सर। अच्छा हो, मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, आगे हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, लैग्रेंज थ्योरम। वो कोसेट डिफाइन करूंगा मैं, कोसेट क्या होते हैं, कोसेंट स्पेस क्या होता है, उसके बाद मैं लैग्रेंज थ्योरम पे आऊंगा बच्चों। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं लैग्रेंज का काम। अगर कोई पूछे कि ग्रुप थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम का नाम बता दीजिए किसी इंटरव्यू में, तो आप इसी का नाम बोलेंगे। हाँ ध्यान रखिएगा। यस सर। अगर कोई, मैं सारे बच्चों को कह रहा हूं, अभी थ्योरम क्या है बाद में पढ़ते हैं। कोई अगर आपसे पूछे अच्छा ग्रुप थ्योरी पढ़ के आए हो, चलो यार ये बताओ
ग्रुप थ्योरी में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सी मानी जाती है? तो ज्यादातर लोग इसी को मानते हैं। और इसमें कहा क्या गया है, सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है बच्चों, वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। लैग्रेंज का ये काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्यों? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर अगर 100 है तो उससे पहले मैथमेटिशियन सोचते रहते थे सब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो सकता है। लैग्रेंज ने बताया कि यार 10, 20, 25, 50 और 100, 100 के डिवाइजर नेचुरल नंबर में यही हो सकते हैं ना, उसमें भी ये पहला और लास्ट फालतू के हैं, क्योंकि 100 मतलब पूरा ही जी और 1 मतलब खाली आइडेंटिटी। इसे छोड़ो, बस हो गया, मतलब के इतना ही है, इन पे फोकस करो। तो एक बात सोचो, लैग्रेंज ने आपको बेसिकली क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। लैग्रेंज ने बताया कि सब ग्रुप का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता। क्या 100 ऑर्डर के ग्रुप का सब ग्रुप 29 ऑर्डर का हो सकता है? ग्रुप का ऑर्डर No, 100 है तो क्या सब ग्रुप का ऑर्डर 29 हो सकता है? डिवाइड नहीं करेगा सर 100 को। हाँ, तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बेसिकली बच्चों, लैग्रेंज एक मूर्तिकार की तरह है जिसके पास बहुत बड़ा पत्थर है और उसने फालतू का फैट पूरा उसमें से हटा दिया है, बहुत ज्यादा। क्या सब ग्रुप का ऑर्डर नहीं हो सकता? क्योंकि जो डिवाइजर नहीं होते, ज्यादातर वही संख्याएं आती हैं हर नंबर के लिए। तो लैग्रेंज ने उनकी सारी की संभावनाओं को ध्वस्त कर दिया। पहली बात समझ में आई लैग्रेंज ने क्या काम किया है। यस सर। ग्रुप का ऑर्डर 100 है तो आप ये देख रहे हैं 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ही नंबर मैंने बीच में रखे हैं, बाकी दो तो फालतू में छोड़ो। 7 नंबर, जबकि दोनों और 1 और 100 को भी लेते हो तो 9 नंबर। तो 8 से 100 तक बच्चों 100 नंबर, 100 नेचुरल नंबर है। सब ग्रुप में इतनी मेहनत करते थे मैथमेटिशियन, लैग्रेंज ने कहा नहीं, 9 पे फोकस करो, बाकी 91 हटा दो। तो बेसिकली जैसे एक मूर्तिकार होता है, कारपेंटर होता है, जब कोई बढ़िया चीज बनाता है तो उसमें बहुत सारा फालतू हटाता है, तब एक अच्छी मूर्ति बनती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, लैग्रेंज ने वही काम किया है, ढेर सारा फालतू का वर्क हटा दिया, कहा कि इन्हीं पे फोकस करो, इसके अलावा तो सब ग्रुप हो ही नहीं सकता। जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, क्या वो समझ पाए इस बात को? यस सर। ठीक है। अच्छा, लैग्रेंज थ्योरम में अगर आपको ये समझ आए, थोड़ा केयरफुल रहना है। लैग्रेंज ने ये नहीं कहा कि इन ऑर्डर का हर एक ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। लैग्रेंज ने कहा इन्हीं में से सब ग्रुप होंगे, इन्हीं में से। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि इनमें से हर ऑर्डर का सब ग्रुप हो, लेकिन सब ग्रुप इन्हीं में से होंगे। क्या कहा लैग्रेंज ने, ये बात समझ में आया? यस सर। तो बच्चों, आगे मैं लैग्रेंज थ्योरम क्योंकि इन जनरल प्रूफ करूंगा कोसेट के बाद, फिर ये बातचीत दोबारा भी आपको समझाऊंगा। लैग्रेंज के साथ क्या कमी है मैं आपको बताता हूं। लैग्रेंज थ्योरम कहती है कि द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स अ ग्रुप, बट इफ सम नंबर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, कोई भी नंबर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो जरूरी नहीं है कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप हो। इसका कन्वर्स सही नहीं है, लैग्रेंज का कन्वर्स सही नहीं है। कोई भी नंबर, मैं परमुटेशन ग्रुप्स पे आऊंगा उस समय और आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसे कई नंबर होंगे 12 24 को डिवाइड करेगा, और S4 में मैं बताऊंगा, A4 भी आएगा, तब आपको बताऊंगा A4 या A3 में काम करूंगा। मैं अभी रुक जाता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि लैग्रेंज का कन्वर्स सही नहीं है। पहले तो समझना हुआ लैग्रेंज का कन्वर्स होता क्या होगा। सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये बात ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट। लेकिन कोई भी नंबर
कोई भी नंबर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे उस ऑर्डर का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। क्या ये बात समझ में आई आपको? कोई भी नंबर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे उस ऑर्डर का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। मैं कंफ्यूज कर दे रहा हूं क्या आज? नो सर। अरे भाई ये देखो, मैं ये कह रहा हूं कि इन्हीं में से सब ग्रुप होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें से हर ऑर्डर का 88 सब ग्रुप होगा। ऐसा हो सकता है कि 25 100 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 25 ऑर्डर का सब ग्रुप ना हो, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो जो सब ग्रुप होंगे उनका ऑर्डर भी डिवाइड करेगा ग्रुप को। क्या आप समझ में आया? यस सर। यस सर। लेकिन बच्चों, जो मैंने आज इससे पहले थ्योरम कराई ना, वो लाजवाब है। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के मामले में कन्वर्स भी सही है लैग्रेंज का। मतलब अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप 100 ऑर्डर का है तो हर नंबर जो डिवाइजर कर रहा है तब ये एक यूनिट सब ग्रुप मिल रहा है ना, ये तो लिखाया मैंने। अरे यार क्या कर रहे हैं ये? आपसे इंटरव्यू का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, लैग्रेंज थ्योरम बताइए। आपने बता दी, या आपसे ऐसे पूछा, यार ग्रुप थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम तुम्हें कौन सी लगती है? तुमने कहा साहब लैग्रेंज थ्योरम लगती है। तो उन्होंने पूछा अच्छा ये स्टेटमेंट क्या है? आपने समझाया कि सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। पक्का है एग्जामिनर ने पूछ देना है, क्या इसका उल्टा भी सही है? आपने कहा नहीं सर, इसका कन्वर्स सही नहीं होता। ये पॉसिबल है कि कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे और उस ऑर्डर का सब ग्रुप हो ही ना। तो एग्जामिनर का अगला सवाल होना चाहिए, क्या लैग्रेंज का कन्वर्स किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमेशा सही है? हो सकता है। तो आपका कहना है यस सर, ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केस में लैग्रेंज का कन्वर्स भी बिल्कुल सही है। मतलब मैंने एक ग्रुप लिया एग्जांपल के लिए जो साइक्लिक है और जिसका ऑर्डर 100 है। अरे भाई लिया है नहीं, ये देखो यार। यस आगे सर। ये। Yes, sir. यस सर। तो जो नंबर इसको डिवाइड करेगा उस ऑर्डर का यूनिट सब ग्रुप मिलेगा। ये लिखाया है ना, ये इसीलिए तो लिखाया बच्चों। डिस्कशन ज्यादा जरूरी है प्रूफ के मुकाबले। तो नीचे वाली लाइन पढ़ो, सबसे नीचे वाली। कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम इज ट्रू फॉर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। तो मैंने या तो ज्यादा ही कंफ्यूज किया होगा या चीजें समझा दी होंगी, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या कर डाला। सर हम ये कह सकते हैं कि ये थ्योरम ग्रुप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। वो कोशेट में करेंगे ओके सर। क्योंकि सब ग्रुप ऐसे भी हो सकते हैं। और सबके ऊपर एक ग्रुप बना लो यार कुछ। कार्तिक समझ में आया? यस सर। ये आइडेंटिटी सब में है। आपका जो दिमाग में आ रहा था वो मैं ये समझाता हूँ जो नॉर्मली बच्चों के आता है। अरे हट जा भाई, कहाँ गया आप लोग? आपके दिमाग में ये था कि अगर ग्रुप ऐसा है इस टाइप का डिसजॉइंट सब, ऐसा आ रहा था क्या? यस सर। हाँ, डिसजॉइंट में इसलिए नहीं हो सकता बेटा क्योंकि आइडेंटिटी सब में कॉमन होगी ना। डिसजॉइंट में तो गजब हो जाएगा। हाँ सर। तो ये काम के लिए फिर एक क्या डेवलप किया गया, एक नया कंसेप्ट, वो सर कोसेट।
क्रोसेट के बाद ही लैग्रेंज थ्योरम का प्रूफ भी किया जाएगा, मैं तो तभी कर पाऊंगा। क्रोसेट का कलेक्शन फिर क्रोसेंट स्पेस और बाकी चीजें आएंगी। क्रोसेंट ग्रुप हो गया यार, स्पेस तो वेक्टर स्पेस में होता था। तो लैग्रेंज असली तो बाद में आएगी। अभी ये सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं वो घबराए ना, उन्हें ये ना लगे हमें तो लैग्रेंज आई नहीं, मत आए, कोई बात नहीं, सुन लिया ना आज तुमने, इतना बहुत है, टेंशन मत लो। और बाकी लोग भी मत लो यार, जब इनको समझाऊंगा तो तुम्हें भी समझाऊंगा, कोई बात नहीं। आज अगर कुछ चीजें समझ, मैं इसका प्रूफ छोड़ रहा हूं बच्चों आज, क्योंकि अभी टाइम टेकिंग होगा, मैं कल कराऊंगा। लेकिन अगर आप ये लास्ट वाले पोर्शन को ध्यान से समझ पाए तो आपने ना एक वाइवा से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सेक्शन समझ लिया, ये ज्यादा जरूरी है। प्रूफ तो मैंने कोई नया थोड़ी खोजना है, सब किताबों में लिखा है, मैंने भी वही पढ़ा, वही समझा देंगे। किसी को कुछ और कहना है या पूछना है? सर यहाँ अलजेब्रा में अगर आइडेंटिटी अगर कॉमन आ भी जाता है तो भी सर हम डिसजॉइंट बोल सकते हैं ना? ना, हाँ, ओके सर। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, हम बोल तो रहे हैं वहां। नॉर्मली डिसजॉइंट जब भी बोले ना, मुझे लगता है पूरी बात समझानी चाहिए हमको, कार्तिक ना। किताब यस में सर। क्या लिखा है, मुझे लगता है कई बार अब इतने साल पढ़ने के बाद धीरे धीरे मेरी समझ जो थोड़ा डेवलप हो रही है, ये बात अगर मुझे लिखनी होगी तो मैं लिख दूंगा। Since only identity element is common, so we shall consider these subgroups as disjoint. Disjoint के साथ मैं inverted comma टाइप कर रहा हूँ, मतलब इसका ये मीनिंग समझें तो ज्यादा अच्छा है। और अगर सेट थ्योरी के सेंस में कहेंगे तो डिसजॉइंट नहीं है, फिर कह दूंगा मैं। यस सर। चलो ठीक। और किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? नहीं। थैंक यू सर। कल का क्या करना है भाई? सर करेंगे क्लास। कल सुबह कोई नहीं भी चाह रहे हैं ऐसे लोग हैं? कल शाम नहीं हो पाएगी बेटा, सुबह की जा सकती है आप चाहें तो। ओके सर। अरे बाकी सेकेंड ईयर वालों भी बोल लो यार। सर कर लेंगे सर। चलो ठीक है, कल सुबह पढ़ते हैं।